आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट क्लास में कंडक्शन पढ़ा था, है ना? यस सर। आज लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का मोस्टली लास्ट लेक्चर। रेडिएशन क्या है? मोस्टली थ्योरेटिकल। रेडिएशन अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है, लेकिन जो जेईई में पढ़ना है उसके अपने लिमिटेशंस हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझो, मैं बार बार कहता हूँ। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो सिमिलर साउंडिंग लगते हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी को डिफरेंस करना सीख गए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मोस्टली इसमें मेरे लिखने का ही काम है, मैं लिखता रहूँगा। तो मुझे जहाँ तक याद है, नंबर मुझे उतने नहीं याद है, टोटल 16-17 पॉइंट्स हैं। उतने पॉइंट्स को सामने लेकर बैठो और रेडिएशन के आज तक जितने जेईई में सम पूछे हैं सबको कर लो, या कोई भी बुक उठाओ उसको पूरा कर लो। वन गो का काम है, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज्यादा रहता है। तो चलो, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी इसमें है। अच्छा, रेडिएशन किसको कहते हैं? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसी में है क्या? हाँ, इसी में है। अच्छा सर। तो रेडिएशन में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होता है, और उस एनर्जी ट्रांसफर की रेट सबसे ज्यादा है, तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है, फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है ये। तो ये सब आपको पता है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो फोटोन वाली कहानी, E=hc/λ होता है, ये सब आपको मालूम है। टर्मिनोलॉजी समझो। सबसे पहला एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे नाम में पावर लगता है, बट ये पावर नहीं है। एक्चुअल में क्या है, लिखना बाद में। सपोज कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे तो इसमें से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस के अंदर, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ, यही कहानी होगी। तो ये हो गया एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। और ये हो गया मेरा इंसिडेंट रेडिएशन। तो एब्जॉर्ब रेडिएशन, एनर्जी जितना एब्जॉर्ब हुआ और एनर्जी जितना इंसिडेंट हुआ था, इन दोनों के रेशियो को हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस है कि जितना रेडिएशन इंसिडेंट होगा
मैक्सिमम उतना ही एब्जॉर्ब होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, हाँ सर। है ना। तो ए की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होगी, ठीक है। दूसरा, सब इंटर रिलेटेड है, शुरू में लगेगा बहुत आसान है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखाऊंगा मैं बाद में, रुक जाओगे, लिखने को टाइम दूंगा। दूसरा एक टर्म है जिसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। कोई आइडिया है क्या होता है? सर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, ऐसा ही कुछ होता है ना। मोस्टली क्या होता है बाकी सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस पर लाइट आता है तो सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब होता है और सर्टेन रेंज के बियॉन्ड रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए दुनिया में हर चीजें अलग अलग कलर की दिखती है। हाँ सर। डिपेंड करता है कि किस बॉडी से किस रेंज का वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आया समझ में यहाँ तक? तो हर बॉडी के पर अगर लाइट सरफेस आता है तो ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है जिस पर जो भी सरफेस जो भी लाइट डालो, चाहे वो छोटे वेवलेंथ का या बड़े बड़े वेवलेंथ का या मीडियम वेवलेंथ का, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो a black body can absorb all radiation incident on it irrespective of its wavelength। तो इस डेफिनेशन से समझ में आता है कि ब्लैक बॉडी का A1 होगा, अभी जो ऊपर देखा था एब्जॉर्प्टिव पार्ट, उसकी वैल्यू 1 होगी। हाँ सर। ठीक है। थर्ड, एक दूसरा टर्म है जिसको कहते हैं इमिसिव पार्ट। और सुनने में ये एब्जॉर्प्टिव पावर के जैसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव इमिसिव पावर का मतलब है कि कोई भी सरफेस या ऑब्जेक्ट किसी भी शेप साइज का हो, किसी भी टेम्परेचर पर हो, हर ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी टेम्परेचर पर हो, अनलेस एब्सोल्यूट जीरो, उसमें से रेडिएशन निकलते ही हैं, है ना। थर्मल रेडिएशन दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में से निकलता है, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पर हो, एब्सोल्यूट जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो थर्मल रेडिएशन निकल रहा है, मतलब थर्मल एनर्जी निकल रही है, दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसको इमिसिव पावर कहते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमिसिव पावर होगा, जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर डायमेंशनलेस था, देखा होगा। हाँ सर। तो इमिसिव पावर होता है
energy radiated per unit time, per unit area, एंड ये किसी किसी बुक में मिसिंग है, नहीं रहता है क्योंकि उसका यूनिट तो होता नहीं है, बट डेफिनेशन में होना चाहिए। पर यूनिट डायरेक्शन, दैट इज पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको इमिसिव पावर कहते हैं। तो कॉमन सेंस से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, दैट इज इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर रेडियन भी आएगा ना? क्या आएगा? सॉलिड एंगल का यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल डायमेंशनल, अच्छा हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। डायमेंशन उसका नहीं होता है ना, इसलिए नहीं हाँ लिख सर। सकते हैं। और इसीलिए जो मोस्टली इंडियन बुक होते हैं उसमें मिसिंग भी रहता है। एमएससी पावर को लिख देगा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। 4th पॉइंट, नंबर देखते हैं, नंबर कहीं गलत काउंट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, एक सेकंड रुको कर। क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था मैं? नहीं सर, 4th लिख पा रहे थे सर। फोन आ गया, फोन में रहना। एमएससी पार हो गया। हाँ, नेक्स्ट इज एमिसिविटी। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर, तो सुनने में ये अलग साउंड करता है, बट एमिसिविटी का मतलब होता है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एक ये और दूसरा ये, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका भी टेम्परेचर T है और इसका भी टेम्परेचर T है। इसमें से बट ये है मेरा ब्लैक बॉडी, और इसी टेम्परेचर पर कोई ये दूसरा बॉडी है। तो इन दोनों से जो थर्मल रेडिएशंस होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों का इमिसिव पावर अलग अलग होगा, है ना? हाँ सर। अगर ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर EB कहते हैं अगर, और इस बॉडी का इमिसिव पावर E है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको इमिसिविटी कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो इमिसिविटी का मतलब हुआ emissive power of object or surface upon emissive power of a black body at same temperature। ठीक है? ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो इसी डेफिनेशन से ये भी समझ आता है ना कि ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होगा, है ना? जब ये ब्लैक बॉडी है तो E और EB सेम है ना, तो हाँ सर। एमिसिविटी 1 होगा। ठीक है? इसको कॉपी कर लो। सर लेकिन एक डाउट है।
सर एक डाउट है लेकिन बोलो, कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। अगर ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो एमिट क्या करेगा फिर? देखेंगे, अभी आते हैं ना, खत्म नहीं हुआ है, आते हैं, सब समझ आ जाएगा। एमिसिविटी लिख लिया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। 5th पॉइंट, हल्के में मत लो इसको, सुनने में लग रहा होगा बहुत छोटा सा सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी प्रॉब्लम करेंगे तो समझ आएगा। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से कि ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, thermal emissive power of a black body is proportional to fourth power of its एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसका मतलब केल्विन में है ना? तो इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, यही मतलब हुआ कुल मिला के। यस सर। तो इंटेंसिटी लिखना चाहिए मुझे, बट तुम लोग खुद समझ लेना। तो कोई एक ब्लैक बॉडी जिसका कि सरफेस एरिया ए है, उससे जो एनर्जी पर सेकेंड निकलेगी वो क्या होगी? समथिंग कांस्टेंट, जिसको स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, इनटू सरफेस एरिया इनटू T⁴, क्योंकि इमिसिव पावर तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है।
है ना। हाँ सर, हाँ तो ये सर। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड हो गया, यहाँ पर ई समझ लो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड है। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इस स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। ये आपको वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, मतलब बिना दिया हुआ ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट एक बार के लिए इसकी वैल्यू बता देता हूं मैं। याद है किसी को? हाँ ढूंढ लेना, देख लेना। हाँ 5.67 10⁻⁸ 5.67 इंटू 10⁻⁸, तो ये हो गया वॉट खुद अपॉन पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ऐसा हो जाएगा इसका यूनिट। यस सर। अब देखो एमिसिविटी के डेफिनेशन से ये तो कहानी हो गई ब्लैक बॉडी की। अब एमिसिविटी के डेफिनेशन से कोई भी सरफेस हो, अगर मुझे उसकी एमिसिविटी मालूम है तो ये यही हो जाएगा ना, एमिसिविटी टाइम्स सिग्मा एस ए T⁴, यही हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये सुनने में आसान लगता है। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी के लिए है, इस डिफरेंस को समझो। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन दिया था ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन जिस टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी है उसी टेम्परेचर पर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसमें अगर मुझे अप्लाई करना है तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो समझना, आई बात समझ में? स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन इज वैलिड फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ये तो किसी दूसरा जो ब्लैक बॉडी नहीं है उसकी एमिसिविटी मालूम है तो उसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सर हुआ। हो गया। हाँ सर।
कौन सा नंबर 6? नहीं, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। ध्यान से समझो, ये किरचॉफ लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं। लिखना बिल्कुल मत, 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो पहले समझ लो, फिर उसका डिराइव्ड मीनिंग समझ जाए। जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है कि रेशियो ऑफ absorptive power to emissive power of an object नहीं, of all objects, of all objects or surfaces is constant at same temperature। बिल्कुल मत लिखना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अगर मैं केवल इस स्टेटमेंट को फॉलो करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, इमिसिव पावर E अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर A, स्मॉल a। मतलब ऊपर का रेशियो को ऐसे करो, एक ही बात है। ये बॉडी ए का, अच्छा ए लिख दूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कोई बॉडी 1 है उसका, इसी तरह E अपॉन ए, ये कोई दूसरा बॉडी है उसका, उसी तरह E अपॉन ए, ये कोई तीसरा बॉडी है उसका। ऐसे ऐसे सारी बॉडी का सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम है तो यही इसका मतलब हुआ। हाँ सर। तो अगर सबका सेम है तो ब्लैक बॉडी के भी बराबर होगा, है ना? हाँ सर। तो किसी दो को कंपेयर करो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, E अपॉन ए इज इक्वल टू EB अपॉन 1, क्योंकि ब्लैक बॉडी का तो डेफिनेशन से एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। होता है ना? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब एमिसिविटी के डेफिनेशन से E को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन टाइम्स EB अपॉन A इज इक्वल टू EB। ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि एप्सिलॉन अपॉन A इज इक्वल टू 1, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्चुअल में किरचॉफ लॉ तो यही है, लेकिन अब यहाँ से इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से कहना शुरू कर दिया। तो इसका दूसरा तरीका है कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट और सरफेस
एमिसिव पावर, सॉरी एमिसिव पावर नहीं, एमिसिविटी। emissivity and absorptive power are equal, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। इसी का दूसरा मतलब कहीं कहीं सुनते होंगे लिखा हुआ रहता है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, यही मतलब हुआ। ये भी कहीं कहीं सुनते होंगे ना स्कूल में। हाँ सर। तो वो भी कुछ नया नहीं, किरचॉफ लॉ ही है। तो किरचॉफ लॉ को कहने के अलग अलग मेथड्स हैं, बट फंडामेंटली ये जो मैंने ऊपर लिखा यही है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो। हो गया सर। हाँ सर।
हो गया? हाँ सर। ठीक है। हाँ क्या था? जॉब फ्लो लिख लिया सबने? हाँ सर लिख लिया। ठीक। अब 7 इसको बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ भी क्या है? कॉमन सेंस है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सरफेस है, इसका अपना टेम्परेचर है कुछ T0, और ये किसी सराउंडिंग में है, उसका टेम्परेचर है Ts। तो हमेशा क्या होता है कि हम लोगों ने उसमें देखा स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस किसी भी टेम्परेचर पर हो, अनलेस एब्सोल्यूट जीरो, उसमें से तो रेडिएशन होंगे ही होंगे। हाँ सर। उसमें से तो रेडिएशन होगा ही होगा, चाहे वो एब्सोल्यूट जीरो क्यों ना हो। एब्सोल्यूट जीरो छोड़ के कोई भी टेम्परेचर होगा तो, है ना ऐसा? हाँ सर। और एब्जॉर्प्टिविटी के डेफिनेशन से देखें कि बाहर जो भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब भी करेगा कुछ ना कुछ। तो हमेशा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन साइमल्टेनियसली चलता है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर ठंडा हो रहा है तो ठंडा होने का मतलब ये है कि उसके रेडिएशन का रेट एब्जॉर्प्शन के रेट से ज्यादा है। ठीक है? या कोई चीज का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा है रेडिएशन के रेट से, तभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट ये जो एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन है, ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली होता है। ओके सर। ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट केवल रेडिएट करता हो या कोई ऑब्जेक्ट केवल एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं है। किरचॉफ लॉ में ऊपर भी देखो, अ गुड एब्जॉर्बर इज आल्सो अ गुड एमिटर। जो अच्छा एमिट करता है वही अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन और इमिशन साथ साथ चलता है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा ठीक है ना? तो अगर ऐसे देखा जाए तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बोथ absorption and emission from a surface takes place simultaneously. ठीक है? तो कोई ऑब्जेक्ट पर जो का नेट हीट है वो क्या होगा, ऐसे समझो dq by dt क्या होगा, dq by dt ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस
dq बाई dt ऑफ रेडिएशन, यही होगा। एक्चुअल हीट कोई ऑब्जेक्ट कितना ले रहा है सराउंडिंग में, वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन माइनस एमिशन। हाँ सर। सर अब एब्जॉर्प्शन कितना होगा, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है, मल्टीप्लाइड बाय सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से इसका सरफेस एरिया अगर ए है तो ए पर जितना आएगा उतना ही कैप्चर करेगा ना। हाँ सर। तो सिग्मा एस इंटू एरिया ए इंटू सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4 माइनस रेडिएट कितना करेगा, तो रेडिएशन में एमिसिविटी मल्टीप्लाइड बाय स्टीफेंस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T टू द पावर 4, यही होगा। हाँ सर। ठीक है, और जो इसको हीट मिला वो हीट ms डेल्टा T होगा। तो इस dq बाई dt को हम लिख सकते हैं m इंटू एस इंटू dt अपॉन dt। So dt upon dt is सिग्मा एस ए, और हर सरफेस का ए और एप्सिलॉन सेम होता है, किरचॉफ लॉ में देखा, हाँ हाँ सर। सर। इंटू टी एस रेज टू 4 माइनस टी रेज टू 4। ये टेम्परेचर चेंज का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। टाइम के साथ टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव आ गया, एक dt अपॉन dt पॉजिटिव आ गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेट ऑफ हीटिंग। और ये अगर नेगेटिव आ गया तो ये कूलिंग हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। इसमें T को इधर ले जाके दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यस ये सर। इंटीग्रेट कर सकते हो क्या तुम लोग, हाँ सर। मतलब फंडामेंटली ऐसा dx अपॉन सम कांस्टेंट माइनस एक्स रेज टू 4, ऐसा ही कुछ इंटीग्रेशन हुआ ना। हाँ सर। तो पहले तो इसको कॉपी कर लो, फिर जरा सा रफ में इस इंटीग्रेशन को करके बताना तो क्या क्या होता है। अब तो इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हो, पहले तो कॉपी कर लो फिर ये इंटीग्रेशन करके मुझे बताओ।
सर हो गया। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन हुआ। हाँ सर। क्या आया? सर 1/2 TS tan inverse T/TS plus 1/4 ln of T plus TS upon T minus TS। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, जैसे ये क्या है, ये एक्चुअल रेट ऑफ कूलिंग है, तो इससे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो अच्छा, डिवाइडेड बाय ms भी तो होगा यहाँ पर, तुम लोगों ने देखा नहीं, बोला भी नहीं। मास इनटू स्पेसिफिक हीट भी तो होगा, है ना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है, आपको करना ऐसे है। बट इस प्रोसेस से किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक होने में कितना टाइम लगेगा वो अगर निकालना है तो आप खुद देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है हाँ सर। ना। बट ये करना है, करते हैं। इसी में इंडिपेंडेंटली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तो एक्चुअल कैलकुलेशन है ही, बट इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन न्यूटन ने दिया था। दोनों इस कैलकुलेशन से, इस इक्वेशन से भी और न्यूटन का लॉ भी, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करता है, कैसे देखेंगे। तो उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कम है, इस लॉ के हिसाब से, if temperature difference between object and surrounding is very small, then rate of cooling is directly proportional to this temperature difference। तो मैथमेटिकल मीनिंग इसका ये हुआ कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब माइनस dt बाई dt is proportional to temperature difference between object and surrounding। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू k टाइम t माइनस टी नॉट यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। तो माइनस dt अपॉन t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू k dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए।
इसको दोनों ओर अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t माइनस t नॉट इज इक्वल टू के इंटीग्रल ऑफ dt। t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है कुछ, t इज इक्वल टू t पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस ln ऑफ टी एफ माइनस टी नॉट अपॉन टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के टी, ऐसा। हाँ सर। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस टी नॉट इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी नॉट इंटू ई रेज टू माइनस के टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग किसी टाइम पर टेम्परेचर का फंक्शन बता सकते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर प्लस टी आई माइनस टी नॉट मतलब इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस ई रेज टू माइनस के टी। ये आपका जनरल फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो खुद देखो, T इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर टी आई है ना, और T इक्वल टू इंफिनिटी पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उसके बराबर होगा। हाँ सर। तो ये Ts सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है। तो ये टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ है। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है इसकी एक्यूरेसी कम होते जाती है। एडवांटेज ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो इससे कैलकुलेट करना आसान है और ऊपर वाले इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना मुश्किल है ना। तो ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, हम लोगों के सिलेबस में है प्रिसाइजली लिखा हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसलिए पढ़ते हैं। और हर क्वेश्चन में जेई में लिखा भी मिलेगा कि क्वेश्चन के बाद लिखा रहेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होगा, तो वो लिख देगा। ये एक्चुअल रेट ऑफ कूलिंग है नहीं, ये बहुत प्रिसाइज बहुत अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। क्लियर है? हाँ सर। कर लीजिए इसको।
हो गया? हाँ सर, हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर एक क्वेश्चन करो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
हुआ सर। सर हो गया। हो गया, क्या आंसर आया? सर 14.12 मिनट। 14.12 मिनट। 14.09 ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है। हाँ सर वो सही क्या? लॉग में आता है तो। सर पहले ई रेस टू माइनस के का वैल्यू निकाल लिया, पहले जो डेटा दिया है उससे, फिर दूसरा इक्वेशन में वो सब्स्टिट्यूट करके आ गया सर। ये जो ऊपर हमारा इक्वेशन है t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ऐसा वैसा, तो t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी नॉट ई रेज टू माइनस के टी, यही फॉर्मूला है ना? यस सर। हाँ सर। तो 40 डिग्री सेल्सियस ये टी नॉट हो गया, ये सराउंडिंग का टी एस हो गया, सॉरी सराउंडिंग का टी नॉट हो गया, और ये इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? सर हाँ और सर। 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 10 मिनट में। तो 35 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में हो जाता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 20, डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 40 माइनस 20 इंटू ई रेज टू माइनस 10t माइनस 10k, है ना? मिनट में लिया है टाइम हमने, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 20 इंटू ई रेज टू माइनस 10k, है ना? हाँ सर। तो ये एक इक्वेशन हो गया, रहने देते हैं। अब बोला है फाइंड हाउ मच फर्दर टाइम नीडेड फॉर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होने के लिए। तो अब हमारे लिए T हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 20 है। अब हमारा इनिशियल 35 होगा और सराउंडिंग 20 होगा, और ई रेज टू माइनस के टी में से T ढूंढना है,
तो यहाँ से मुझे मिल गया 10 इज इक्वल टू 15 इंटू ई रेज टू माइनस KT, ऐसा हो गया। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे t की वैल्यू चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके लिए पहले k चाहिए होगा, है ना। इसको ऐसा कर दो, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, देखना 20/15 का ln, ये 10K के बराबर होगा। सर -10 के। -10 के नहीं, मैं 20/2 अच्छा ठीक हाँ कर सर। दिया ना पहले। हाँ सर। तो K इज 1/10 ln ऑफ 4/3, ऐसा कुछ। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या यहाँ ऐसे कर दो कि e रेज टू KT इज इक्वल टू 15/10, दोनों लॉग ले लोगे तो KT इज इक्वल टू ln 15/10, है ना। और K की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 ln ऑफ 4/3 इंटू t इक्वल टू ln ऑफ 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। हाँ सर। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें t की वैल्यू मिल जाएगी 10 टाइम्स ln ऑफ 1.5 अपॉन ln ऑफ 1.33, ऐसा मिलेगा। होगा ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कैलकुलेटर में वैल्यू वैल्यू पुट करके बताओ कितना आता है। कितना 14 पॉइंट कितना आया था बताओ। मेरे सामने जो आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का वो है सर 14.21 आता है एग्जैक्टली इस वैल्यू का आंसर। यहाँ हाँ पर सर 14.21। 09 लिखा हुआ है, 096। तुम्हें क्या 21 आता है सबको कैलकुलेटर में? हाँ सर। हाँ सर। वही होगा 14.21। सबने लिख लिया है, आगे बढ़ूं मैं। ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए नहीं दिया था, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ये कोई काम नहीं है। मैंने आपको इसका शॉर्टकट या इस तरह के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताने के लिए दिया है, अल्टरनेटिव मेथड को। पहले देखो कि उससे जो आंसर आता है वो लगभग इतना ही रहेगा। एक्यूरेट तो ठीक है, इतना मेहनत करना है, बट ऐसे सोचो, फंडामेंटल याद करो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, यही है ना? हाँ यही है। सर। हाँ सर। ध्यान से सुनना। तो जो पहला सिनेरियो दिया हुआ है हमारा, उसमें 40 से 35 होता है कितने देर में? 10 मिनट। सर 10 मिनट। 40 से 35 होता है 10 मिनट में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 40 से 35 मतलब 5/10 रेट हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग, सराउंडिंग का 20 है ना। हाँ सर। अब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करो, सुनना सब ध्यान से।
इनिशियल और फाइनल का एवरेज ले लो, तो कितने से कितना हुआ था? 40 से 35। हाँ सर 37.5। तो 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 अपॉन 2 ऐसा। तो ये कुछ ऐसा आ गया 1/2 इज इक्वल टू के इंटू 17.5, ऐसा कुछ हो गया। यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। अब बोल रहा है 35 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, वही पूछा है। सर 35 से 30, हाँ। 35 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा? तो मान लो 30 सेकेंड लगे, 3 मिनट लगेगा। तो अब मैं ऐसा लिख दूंगा 5/3 इज इक्वल टू के इंटू, अब 35 से 30 होना है, तो 35 प्लस 30/2 माइनस 20/3 कितना हो जाएगा? सर 32.5, हाँ वही सर। 12.5 हो जाएगा। हाँ सर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1/2 अपॉन 5/3, दिस इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 12.5, कुछ ऐसा। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 10 इंटू 17.5 अपॉन 12.5 मिनट के आसपास। है ना? हाँ सर 14 आता है आंसर। ऐसा होगा 70/5 14 मिनट के आसपास। हाँ सर। कैलकुलेट ऊपर वाला है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो तो हमारा ठीक है। और सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हाँ सर। क्या करूं बताओ, कुछ नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मेथड एक्यूरेट है, बट ये मेथड ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत टाइम सेव करता है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए इस मेथड को यूज करने की कोशिश करो। इस मेथड का एक ऐसे ही नाम दे देते हैं, एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको पता हो कि इससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, बट हाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के पर्पज से सफिशिएंट है। ठीक है? हाँ सर। तो याद रखने के लिए ऐसे रखना हमेशा। इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट temperature difference between object and surrounding, that is initial plus final divided by 2 minus temperature of surrounding। इस फॉर्म को अगर यूज करेंगे तो बहुत हद तक काम चलाने लायक आंसर आ जाता है। क्लियर है? लिख लो इसको।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। कौन सा नंबर था ये? 8, 9, 2 पॉइंट और अब ये चैप्टर खत्म। ये था लॉ ऑफ कूलिंग, हो गया। एक और है, जो कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई और यहाँ लैम्डा। तो देखो, ये तो हम लोग स्टेफेंस लॉ में बता दिए कि अगर टेम्परेचर इतना है तो इसका इमिसिव पावर इतना होगा, लेकिन उस इमिसिव पावर में जो रेडिएशन होगा उसका रेंज, मतलब उसमें कौन सा वेवलेंथ होगा, ये तो अलग अलग वेवलेंथ होगा ना। ऐसे समझो इस बात को, सुनो सब ध्यान से। मान लो, क्या मान लोगे, जैसे सपोज सचिन को छोड़ दो, सपोज सहवाग ने भी शतक बनाया है और विराट कोहली ने भी शतक बनाया, 100 दोनों ने बनाया है, तो दोनों का रन तो सेम हो गया। हाँ सर। सहवाग और ये, चलो दोनों को राहुल द्रविड़ रखो, चलो एक को राहुल द्रविड़ रखो और दूसरे को विराट कोहली रखो। तो अब क्या है, दोनों के ये जो 100 रन बनाने के पैटर्न है उसमें डिफरेंस होगा। हाँ सर। हाँ राहुल सर। द्रविड़ के 100 में 2 4 सॉरी सिंगल 1 2 ज्यादा होंगे, हाँ सर। विराट कोहली में 4 और 6 ज्यादा होंगे, है ना। हाँ सर। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जितना है उसमें तो हर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन होगा, उसका सम है ना। जैसे टोटल रन में सिंगल का भी कंट्रीब्यूशन है, डबल का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, सबका कंट्रीब्यूशन है ना। तो केवल अगर रन के बेसिस पर जज करने का कोई मतलब नहीं है ना। रन के बेसिस पर मान लो दोनों ने सेंचुरी बनाई, दोनों का सही है, तो उस सेंचुरी में किसका कंट्रीब्यूशन कैसा है वो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे मैं पूछूं, ध्यान से समझो, जैसे मैं कहूँ कि किसी भी प्लेयर का टोटल रन कितना है, तो उसमें सिंगल का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, डबल का करेंगे, ट्रिपल का करेंगे, 4 का करेंगे, 6 का करेंगे, ऑल पॉसिबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा, है ना। तो इसी लॉजिक से समझो, नहीं तो इसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप एक बार इसी फिर से लॉजिक से रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेट चला गया था।
मैंने कहा टोटल इमिसिव पावर में किसी भी बॉडी से अगर रेडिएशन हो रहा है तो उस रेडिएशन में सारे वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ सर। डिपेंड करता है कि किसका टेम्परामेंट कैसा है, किस प्लेयर का, अलग अलग का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया, राहुल द्रविड़ के 100 में 1 और 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और विराट कोहली के 100 में 4-6 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हाँ सर। तो किसी भी प्लेयर से बल्ले से कितना रन निकला, इस सबको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंगल से कितना रन मिला, +2 से कितना रन मिला, 3 से कितना मिला, 4 से कितना मिला, 6 से कितने मिले, सबको ऐड करेंगे तभी होगा। हाँ सर। तो वैसे ही जो टोटल इमिसिव पावर हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होता है, अब यहाँ पर तो डिस्क्रीट नंबर है 1 2 3 4 6। ये अगर कंटिन्यूअस नंबर 0 से इंफिनिटी होगा तो हम इसको ऐसा बोलेंगे E एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। तो ये जो ई लैम्डा का टर्म है ना, इसी को स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहते हैं। मतलब किसी एक वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग इमिसिव पावर कितना है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझ आया? हाँ सर। कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका अगर तुम पढ़ने जाओगे किसी भी बुक में तो लिखा रहेगा ई लैम्डा इज इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा। अब मीनिंग समझते रहो इसका। बट इस मैथमेटिकल डेफिनेशन से कोई मीनिंग समझ सामने नहीं आता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक इमिसिव ऑब्जेक्ट के रेडिएशन में किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन कितना है उसको हम लोग उस वेवलेंथ का के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहेंगे। इन जनरल किसी भी रेडिएशन में 0 से लेकर इंफिनिटी तक के सारे वेवलेंथ होते हैं। किसी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन कम, किसी का ज्यादा, ऐसा होता है। बट थ्योरेटिकली 0 से वेवलेंथ तक सबके कंट्रीब्यूशन होते हैं। तो सबके कंट्रीब्यूशन को अगर हम ऐड कर दें, मतलब वाई एक्सिस पर ई लैम्डा, एक्स एक्सिस पर लैम्डा, तो ये जो बेल शेप्ड कर्व बना, इस कर्व का एरिया अंडर कर्व भी इमिसिव पावर होगा। हाँ सर। इसको कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? सर 1 मिनट।
हो गया? हाँ सर। 10 लास्ट ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। जैसे किसी भी रेडिएशन के इमिशन का स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर अगर देखोगे फॉर एग्जांपल, तो मान लो कोई ऐसा कर है, तो इसमें ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ से मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है, इसका यही मतलब हुआ ना हाँ सर। कि रेडिएशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, या फिर आई बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन हमारा डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो हॉटर ऑब्जेक्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हुआ, पहले को मैसेज ठीक कर देता हूँ। इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर मान लो T2 है, और इसका टेम्परेचर मान लो T3 है। तो ये वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन 1 के केस में है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन 2 के केस में है, और वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन 3 के केस में। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है, जिसको विंस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस सरफेस का टेम्परेचर जितना ज्यादा है, वेवलेंथ उतना छोटा होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। बात समझ आ रही है? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी के हो गया, तो यहाँ पर हम लैम्डा मीन्स लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि T1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद T2, उसके बाद T3 इस ग्राफ में, क्योंकि सबसे छोटा वेवलेंथ इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। एक्स एक्सिस पर लैम्डा है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसी को कहने का दूसरा तरीका ये होता है कि लोअर टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट रिलेटिवली हायर वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करता है, एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट at higher temperature will have tendency to emit lower wavelength
एंड वाइस वर्सा। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया सर। सर हुआ। हो गया। यस सर। लिख लिया सबने? सर वो कार्नोट इंजन और हीट इंजन बाकी सारे वो कौन से चैप्टर में होंगे? इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। बट वो आपका मतलब केमिस्ट्री में पूछता होगा, यही पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब एडवांस में तो नहीं ही है सिलेबस में, मेंस में कभी एक आध बार पूछा होगा। एक मिनट, हाँ क्या कह रहा था? हाँ, यही एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, मेंस में कभी पूछा होगा तो कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, किसी बुक से पढ़ लेना, हर बुक में, बट एडवांस में नहीं है सिलेबस में, ये पक्का है। सर अभी तो रेयरली मेंस कभी पूछता है, और पूछेगा भी तो उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन हीट टेकन, ओके है सर। ना? तो कोई भी इंजन हो, कार्नेट इंजन नहीं, दुनिया का कोई भी इंजन हो, इंजन की एफिशिएंसी, इंजन वर्क कितना कर रहा है और वो वर्क करने के लिए इंजन ने हीट कितना लिया। तो वर्क डन अपॉन हीट इनपुट इज एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन। ठीक है? ठीक है सर। और बोलो सर वो हीट सिंक वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब कैसे होते हैं? कौन सा? जिसमें हीट सिंक दे रखा होता है। हीट सिंक में टेम्परेचर ऑफ सिंक।
हाँ सर, वो टेम्परेचर ऑफ सिंक करते हैं हीट इंजन के, किस टेम्परेचर पर हीट एनर्जी लेता है और किस टेम्परेचर पर हीट एनर्जी देता है। तो जिस टेम्परेचर पर देता है उसको सिंक टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा सर। केवल और कुछ नहीं। वैसे एससीवी में है कार्नेट इंजन दिया हुआ, और कोई बुक मत पढ़ो, एससी वर्मा पढ़ लो, और ठीक कोई है बुक सर। पढ़ने की जरूरत नहीं है। हीट इंजन और कार्नेट साइकिल के लिए एससी वर्मा में एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही वाले चैप्टर में ही हीट इंजन है, पढ़ लो। हाँ, उसके क्वेश्चंस बुक उसमें नहीं है, बुक में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला भेज जाए। तो हीट इंजन एससी वर्मा की बुक से पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट। उसके न्यूमेरिकल्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मतलब उस बुक में नहीं मिलेंगे, और कहीं देखोगे तो फॉर्मूला भेज जाए, कुछ और नहीं। सर अभी पूरा HCV सॉल्व कर सकते हैं ना, हीट एंड थर्मो का। क्या HCV पूरा सॉल्व कर लेना, हीट एंड थर्मो का। पूरा पूरा? हाँ, कुछ नहीं बच चुका है। एससी वर्मा पूरा ठीक है सॉल्व कर सर। सकते हो, केवल एडवाइजेबल है कि केटीजी वाला जो चैप्टर है ना, वो एससी वर्मा में बहुत क्वेश्चन है और इररिलेवेंट है, वो मत करो, बाकी सब कर लो। ठीक है सर, तो सर KTG का आप असाइनमेंट भेज दीजिएगा। केटीजी का असाइनमेंट चाहिए, दे दूंगा। हाँ सर। ठीक है, बुकलेट है तुम लोगों के पास? पहले बुकलेट तो फिनिश कर लो। एक के बुकलेट मोर देन सफिशिएंट है। असाइनमेंट वैसे चाहिए तो मैं सबका भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है सर, बुकलेट कर लेंगे। हाँ, बुकलेट कर लो पहले। ठीक है, चलो बाय, बहुत पढ़ लिया मेरी तरफ से चैप्टर से। उधर और कुछ बचा है तुम लोगों का सिलेबस में? सर अभी शोम से ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर। नहीं, मुझे तो बोला उन्होंने कि हाँ सर। सर वो हर बार मतलब लास्ट 2 क्लास से बोलते हैं कि वो करेंगे 1 घंटा और 1 घंटा डाउट्स, लेकिन सर वो डाउट्स ही बहुत बड़े बड़े चल जाते हैं, मतलब पूरा क्लास खत्म हो जाता है डाउट्स में। बात हुई है तुम्हारी उनसे? तुम लोगों की क्लास में क्या बोले कि करेंगे ऐसा? हाँ सर, मतलब लास्ट क्लास में सर ने बोला था कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा डाउट्स करेंगे, फिर 1 घंटे के बाद वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट सर वो फिर डाउट्स मतलब जो क्वेश्चन चल रहा था उसी में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, फिर उसके बाद नहीं हुआ। तो तुम लोग पूछते हो ज्यादा डाउट से क्या करेंगे बेचारे? पर खत्म हो गया ना पिछले लेक्चर में डाउट, कि और पूछ रहे हो तुम लोग? सर वो हर क्लास में वो लोग पूछते रहते हैं सर, बाकी वो बाकी वाले बाकी बैच के बच्चे। अच्छा, हाँ, सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 2 घंटे में 1 घंटे डाउट और 1 घंटे। अच्छा रुको, मैं पूछता हूँ।